this is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 9 website with part 2nd. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वित्तीय निर्णय, जिसके फर्स्ट पॉइंट वित्त संबंधी निर्णय ये कंप्लीट हो गया था एंड सेकंड निवेश निर्णय। आज हम इसको पढ़ेंगे, कल ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसका आपका सेकंड पॉइंट आता है निवेश निर्णय। निवेश निर्णय क्या होता है? इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। निवेश निर्णय क्या होता है? निवेश निर्णय का मतलब होता है इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से होता है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, जिसे हम निवेश निर्णय कहते हैं। निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, निवेश निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्या होता है? फर्स्ट आपका आता है परियोजना का रोकड़ प्रभाव। विभिन्न परियोजना के जीवन काल के दौरान उनसे क्रम अनुसार प्राप्त होने वाली रोकड़ तथा उन पर किए जाने वाले रोकड़ व्यय के आधार पर उत्तम परियोजना का चुनाव किया जाना चाहिए। परियोजना रोकड़ प्रभाव का मतलब क्या होता है? इसमें यह देखना होता है कि जब आप विभिन्न परियोजना के जीवन काल के दौरान उसमें क्रम अनुसार प्राप्त होने वाली जो रोकड़ होती है उन पर किए जाने वाले रोकड़ व्यय के आधार पर आपको क्या करना चाहिए? उत्तम परियोजना का चुनाव करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं परियोजना का रोकड़ प्रवाह। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आय की दर। किसी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय तथा उसमें निहित जोखिम होता है। किसी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी क्या होती है? उससे होने वाली आय तथा उसमें निहित जोखिम होता है। अतः परियोजना का चुनाव करते समय आपको इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इसे कहते हैं आय की दर। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शामिल निवेश कसौटी। विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन बजटिंग तकनीक के आधार पर किया जाता है। आपके जो विभिन्न प्रस्ताव होते हैं उनका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? उनका जो मूल्यांकन है वो बजटिंग तकनीक के आधार पर किया जाता है, जैसे कि निवेश की राशि, ब्याज की दर, जोखिम, रोकड़ प्रवाह, आय की दर आदि की गणना करना, इनके आधार पर किया जाता है। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड निर्णय आता है लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय क्या होता है? कर का भुगतान करने के बाद अंशधारियों में लाभ के वितरण संबंधी निर्णय को लाभांश निर्णय कहते हैं। लाभांश निर्णय किसे कहते हैं? लाभांश निर्णय उसमें उसे कहते हैं जिसमें कर का भुगतान करने के बाद अंशधारियों में लाभ का वितरण करने से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जिसे हम लाभांश निर्णय कहते हैं। अब आपके आते हैं लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। इसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? इसको निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है उपार्जन। उपार्जन मतलब होता है आय। लाभांश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से किया जाता है। लाभांश का भुगतान कैसे किया जाता है? लाभांश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से किया जाता है। अतः लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभांश दिया जाएगा। लाभों की जो राशि है वो जितनी ही अधिक होगी उतना ही अधिक क्या दिया जाएगा? उतना ही अधिक लाभांश दिया जाएगा। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है लाभांश की स्थिरता। प्राय कंपनियां स्थायी लाभांश नीति अपनाती हैं। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? ज़्यादातर कंपनियां स्थायी लाभांश नीति को अपनाती हैं, जिससे कि क्या होता है, यदि कोई कंपनी लगातार लाभांश देती आ रही है तो वह भविष्य में भी लाभांश देगी, ये निश्चित हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? स्थायी लाभांश की नीति को अपनाती हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास की संभावनाएं। विकास की संभावनाएं क्या होता है? यदि निकट भविष्य में कंपनी के विकास की संभावना होती है, यदि निकट भविष्य में ही आपको पता होता है कि कुछ टाइम बाद 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद में क्या होता है, कंपनी की विकास की संभावना होती है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उपार्जन के अधिकांश भाग को वह अपने पास ही प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेते हैं। वो क्या करते हैं? उपार्जन का जो अधिकांश भाग होता है उसे वो अपने पास ही प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेते हैं, जिससे क्या होता है, लाभांश उनको कम दिया जाएगा, जिसमें उनको लाभांश जो है वो कम दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रोकड़ प्रवाह स्थिति। इसमें क्या होता है? लाभांश के कारण रोकड़ का बहिर्गमन होता है, अतः पर्याप्त रोकड़ की उपलब्ध होने पर ही लाभांश दिया जाता है। इसमें क्या है? लाभांश के कारण रोकड़ का बहिर्गमन होता है। अगर आपको जो बहिर्गमन होता है रोकड़ का, वो किसके कारण होता है? लाभांश के कारण होता है। अतः पर्याप्त रोकड़ की जो उपलब्धि होती है उसे होने के बाद ही, उसके होने पर ही लाभांश दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं रोकड़ प्रवाह स्थिति। नेक्स्ट आपका आता है अंशधारी प्राथमिकता।
लाभांश नीति का निर्धारण करते समय अंशधारियों की जो प्राथमिकता होती है उसमें भी ध्यान रखा जाता है। लाभांश नीति का निर्धारण करते समय क्या किया जाता है, अंशधारियों की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि अंशधारी लाभांश की अपेक्षा रखते हैं तो कंपनी उन्हें क्या करेगी, कंपनी उन्हें लाभांश दे सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कर आरोपण नीति। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर उन्हें कर देना होता है। कंपनी के द्वारा जो लाभांश दिया जाता है उन पर उन्हें कर देना पड़ता है। अतः कर की दर अधिक होने पर कंपनी कम लाभांश देती है। जब कर की दर अधिक होती है तो कंपनी कम लाभांश देती है, और जब कर की दर जो है वो कम होती है तो कंपनी अधिक लाभांश दे सकती है। कहने का क्या मतलब है, अगर अधिक होगा तो कम देगी और कम होगा तो अधिक देगी, उसे हम कहते हैं कर आरोपण नीति। अब आपका नेक्स्ट आता है पूंजी बाजार प्रतिक्रिया। लाभांश बढ़ना अंशधारियों के लिए अच्छी खबर है। ज़्यादा लाभांश होने से अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है। लाभांश बढ़ना क्या है, अंशधारियों के लिए अच्छी खबर होती है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा लाभांश होने से अंशों का बाजार मूल्य जो है वो भी बढ़ता है, और कम लाभांश होने से बाजार का जो मूल्य है वो घटता है। इसीलिए इसे बोला गया पूंजी बाजार की प्रतिक्रिया। पूंजी बाजार में क्या प्रतिक्रिया होती है, लाभांश के बढ़ने से उनको क्या होता है, एक अच्छी खबर मिलती है, क्योंकि जब लाभांश बढ़ेगा तो उनका मूल्य भी बढ़ेगा, और लाभांश अगर घटेगा तो मूल्य भी घटेगा। नेक्स्ट आपका आता है कानूनी बाधाएं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ की संपूर्ण मात्रा को लाभांश के रूप में बांटा नहीं जा सकता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्या होता है, लाभ का जो संपूर्ण मात्रा होता है उसको लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते हैं। और कई वैधानिक संचयों के लिए प्रावधान करना अनिवार्य है कि इससे लाभांश घोषित करने में कंपनी की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे क्या होता है, जब वो लाभांश को घोषित करती है तो उससे क्या होता है, कंपनी की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन क्या होता है? व्यवसाय के लिए कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वित्तीय नियोजन कहते हैं। आपका वित्तीय नियोजन क्या होता है, मतलब वित्त के लिए प्लानिंग। तो वित्तीय नियोजन क्या होता है, व्यवसाय के लिए कोषों की जो आवश्यकता होती है उसका अनुमान लगाने, और कोषों के स्रोत कि आपको उन कोषों का किस किस स्रोत से लेना है तो उनको निर्धारित करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वित्तीय नियोजन। अब आपके वित्तीय नियोजन की कुछ प्रक्रिया होती है, वित्तीय नियोजन का कुछ प्रोसेस होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या है, आपको वित्तीय के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा। सेकंड आपका आता है वित्तीय नीतियों व नियमों का निर्माण करना। आपको वित्त के लिए कुछ नीतियाँ और नियम बनाने पड़ेंगे तो उनका निर्माण करना। थर्ड आता है वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना। आपको कितने वित्त की आवश्यकता है उसका पूर्व अनुमान लगाना। फिर वित्त के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना। आपको वित्त को कहाँ कहाँ से लेना है, कौन कौन से स्रोत से लेना है, उनका विकास करना। फिफ्थ आता है आपका सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। आपने विभिन्न प्रकार के स्रोत का वैकल्पिक चयन कर लिया है, अब उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा है उसका चयन करना होता है। फिर लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट है आपका वित्तीय योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन करना। ये आपके कुछ प्रोसेस होते हैं वित्तीय नियोजन के। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय नियोजन के महत्व, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वित्तीय नियोजन के महत्व अथवा भूमिका। आप इसे दोनों में ही लिख सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। वित्त क्या है, संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है। कैसे? वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, व्यवसाय की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। इसी आधार पर विभिन्न वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर क्या होता है, विभिन्न जो वित्तीय योजनाएं होती हैं उनको भी तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है समन्वय में सहायक। ये क्या करता है, समन्वय में भी सहायता प्रदान करता है। कैसे? ये विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन, वित्त आदि से समन्वय स्थापित करने में आपको सहायता करता है। नेक्स्ट आता है वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायता। ये वित्त की जो बर्बादी होती है उसके रोक करने में भी आपको सहायता करता है। कैसे? वित्तीय नियोजन के अभाव में वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। वित्तीय नियोजन का जब अभाव होता है तो वहाँ पे क्या है, वित्तीय संसाधनों की बर्बादी होती है। इसका कारण व्यावसायिक व्यवहारों की पेचीदगी है। इसका जो कारण है वो क्या है, व्यावसायिक व्यवहारों की पेचीदगी होती है। किसी विशेष व्यावसायिक व्यवहार के लिए आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा बहुत कम अनुमान लगाना।
इसमें क्या है, किसी विशेष व्यवसाय का जो व्यवहार होता है उसके लिए आवश्यकता से अधिक या फिर बहुत कम अनुमान लगाना। इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से रोका जा सकता है। आपको जितनी नीड है आप उसका या तो कम अनुमान लगा लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो वित्त की बर्बादी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए हम वित्तीय नियोजन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम उसकी बर्बादी को रोक सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक। क्या क्या करता है, आपके वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायता करता है। कैसे, ये वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में प्रयत्न करता है। ऐसा करके भावी अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करने में सहायता प्राप्त करता है। ये क्या होता है, आपको जो वर्तमान आपका जो प्रेजेंट है उसको फ्यूचर से जोड़ने का प्रयत्न करता है, आपकी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो जोखिम होने वाले होते हैं उनको भी कम करने में सहायता प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है आपका विनियोग तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक। ये क्या करता है, विनियोग तथा वित्त के जो निर्णय होते हैं उन दोनों में आपका जो संबंध होता है उसको स्थापित करने में भी सहायता करता है। कैसे, इसके अंतर्गत अंश पूंजी व ऋण पूंजी का मिश्रण इस ढंग से किया जाता है जिससे पूंजी लागत जो है वो आपकी न्यूनतम आती है, पूंजी लागत जो है आपकी वो कम आती है। नेक्स्ट आता है वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय कंट्रोल। वित्तीय नियोजन में सभी वित्तीय क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। वित्तीय नियोजन में क्या है, सभी वित्तीय की जो क्रियाएं होती है उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, वित्तीय निष्पादन के जो प्रमाप होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। जैसे वास्तविक निष्पादन की प्रमाप से तुलना की जाती है। इसमें क्या है, वास्तविक जो निष्पादन होता है उसके प्रमाप से तुलना की जाती है तथा विचलन व उसके कारणों की खोज की जाती है। इससे हम कहते हैं वित्तीय नियंत्रण। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय नियोजन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट आपका आता है समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना। ये क्या करता है, समय पर वित्त की जो उपलब्धि होती है उसको सुनिश्चित करता है। कैसे, वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य समय पर वित्त उपलब्ध करवाना है। वित्तीय नियोजन का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ये समय पर आपको वित्त उपलब्ध करवाता है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो वित्त की आवश्यकताएं होती हैं उनका अनुमान लगाया जाता है तथा इसके बाद देखा जाता है कि किन स्रोतों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में देखा जाता है कि आप वित्त किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकताओं से बहुत अधिक अथवा कम ना हो। रोकड़ जो है आपकी जो शेष आवश्यकता है उससे या तो अधिक या फिर कम, दोनों ही नहीं होना चाहिए। रोकड़ शेष की जो आवश्यकता है वो अधिक व कम होना हानिकारक हो सकता है। जो आपकी रोकड़ शेष की आवश्यकता है वो अगर अधिक होगी तो भी हानिकारक होगा और कम होगी तो भी हानिकारक होगा। अब हम पढ़ते हैं पूंजी ढांचा, मतलब पूंजी स्ट्रक्चर। पूंजी ढांचे से अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पूंजी ढांचे से अभिप्राय क्या है, दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोत, लॉन्ग टर्म वित्त के जो स्रोत होते हैं उसके पारस्परिक अनुपात से होते हैं, उसे हम कहते हैं पूंजी स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब क्या है, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। पूंजी संरचना जो है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है समता पूंजी की लागत। समता पूंजी की लागत ऋण पूंजी के प्रयोग से प्रभावित होती है। समता पूंजी की जो लागत है वो किससे प्रभावित होती है, ऋण पूंजी के प्रयोग से प्रभावित होती है। यदि कोई कंपनी अधिक मात्रा में ऋण पूंजी का उपयोग करती है तो कंपनी को उतना ही अधिक क्षमता पूंजी की लागत को वहन करना पड़ता है। इसमें क्या है, यदि कोई कंपनी अधिक मात्रा में ऋण पूंजी का उपयोग करती है तो उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, उतना ही अधिक क्षमता पूंजी की लागत का वहन करना पड़ता है, जिससे अंशों की बाजार कीमतों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या होता है, जो आपके अंशों की बाजार होती है उस पर क्या है, कीमतों का विपरीत प्रभाव पड़ता है और कंपनी को इस स्थिति से बचना चाहिए। कंपनी को क्या करना चाहिए, इस स्थिति से बचना चाहिए। इसमें आपको क्या समझाया गया समता पूंजी लागत में, कि आपको कम से कम ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप ऋण पूंजी का उपयोग करेंगे उतना ही आपको क्षमतांश पूंजी का वहन करना पड़ेगा और जिसका प्रभाव क्या है, आपकी बाजार कीमतों पर विपरीत पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस स्थिति से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है रोकड़ प्रवाह स्थिति। पूंजी संरचना का चयन करते समय कंपनी का भावी रोकड़ प्रवाह भी
ध्यान में रखना चाहिए। जब आप पूंजी संरचना का चयन करते हैं तो उस समय आपको क्या है, कंपनी का जो भावी रोकड़ प्रवाह होता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई कंपनी ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहती है, यदि कोई कंपनी क्या है, ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहती है, तो उसे अपने रोकड़ प्रवाह को अवश्य ही जांच लेना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने रोकड़ प्रवाह को अवश्य ही जांच लेना चाहिए, क्योंकि ऋण पर ब्याज के साथ साथ निश्चित समय के अंदर मूल्य राशि की भी वापसी करनी होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर ऋण लेते हैं आप, तो ऋण पर जो ब्याज के साथ साथ निश्चित समय के अंदर मूल्य राशि की भी वापसी करनी पड़ती है। अगर आपने ऋण लिया है तो उसका एक निश्चित टाइम होता है कि आपको वो 6 मंथ के लिए मिला है, 1 ईयर के लिए मिला है, तो उस पर ब्याज दर भी होती है। तो वो ब्याज देने के साथ साथ आपको उस फिक्स टाइम पे भी उसको वापस करना पड़ता है। इसीलिए वहाँ पर आपको पूंजी संरचना का चयन करते समय रोकड़ प्रवाह की जो स्थिति है उसको भी जांच लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ब्याज आवरण अनुपात। इसमें क्या होता है, यह वह अनुपात है जो बतलाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि से कितना अधिक है। यह अनुपात क्या है, यह अनुपात होता है जो आपको यह बतलाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए जो उपलब्ध राशि ब्याज की राशि से कितनी अधिक है। जो आपकी उपलब्ध राशि है उसकी जो ब्याज की राशि है वो कितनी अधिक है उससे। यह अनुपात जितना अधिक होगा कंपनी उतना ही अधिक ऋण पूंजी का उपयोग कर सकती है। यह निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात जितना ही अधिक होता है उसमें क्या है, अगर आपका यह अनुपात ज़्यादा होगा तो आप अधिक पूंजी का उपयोग, अब अधिक ऋण पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, ये निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं निवेश पर आय। यदि किसी कंपनी की निवेश पर आय जितनी अधिक होगी कंपनी उतना ही अधिक ऋण पूंजी का उपयोग कर पाएगी। ऊपर वाले में क्या था, यदि किसी कंपनी का जो अनुपात है वो अधिक होगा तो ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि से कितना अधिक है ये देखना होता है। उन दोनों का अनुपात जितना ही अधिक होगा तो वहाँ पे भी वो अधिक ऋण पूंजी का उपयोग कर सकती है। और निवेश पर आय में क्या है, इसमें भी आपको यही बताया गया है कि यदि किसी कंपनी की निवेश पर आय जितनी अधिक होगी, निवेश की जो आय है वो अगर बहुत ज़्यादा अधिक होती है तो उस समय पर भी कंपनी क्या कर सकती है, उतने ही अधिक ऋण पूंजी का उपयोग कर पाएगी। जिससे क्या होगा, निवेश पर आय को ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसमें क्या है, निवेश की जो आय होती है उसको ज्ञात करने के कुछ सूत्र भी होते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है ऋण की लागत। किसी कंपनी के ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर भी निर्भर करती है। किसी कंपनी की जो ऋण लेने की क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, ऋण की लागत पर भी निर्भर करती है कि उसका ब्याज दर कितना है। अगर उसका ब्याज दर आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा होगा तो आप वो ऋण नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वो किस पर निर्भर करती है, उस कंपनी की ऋण लेने की क्षमता जो है ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि ऋण की पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो कंपनी ऋण का चयन कर सकती है और इसी के विपरीत स्थिति में किसी अन्य विकल्प का चयन कर सकती है। क्या कर सकती है, अगर ऋण की जो ब्याज दर है वो कम है तो वहाँ पे उसका चयन कर सकती है, लेकिन अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो वो उसके विपरीत स्थिति में क्या कर सकती है, किसी अन्य विकल्प का चयन भी कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कर की दर। एक कंपनी के पूंजी ढांचे को कर की दर भी प्रभावित करती है। एक कंपनी का जो पूंजी ढांचा होता है उसको कौन प्रभावित करता है, उसको कर की जो दर होती है वो भी प्रभावित करती है। यदि कर की दर अधिक होगी तो ऋण की लागत ही कम होगी। यदि कर की दर जो है वो अधिक होगी तो ऋण की लागत क्या है, वो कम होगी, क्योंकि ऋण पर ब्याज को कंपनी के खर्चे मानकर लाभ में से घटा दिया जाता है, जिससे कर की बचत निकलती है। जिससे क्या होता है, कर की बचत होती है। तो इसे कहा गया है कर की दर। 7th पॉइंट है आपका नियंत्रण। यदि कोई कंपनी अपनी कंपनी पर अधिक स्वामित्व नियंत्रण नहीं चाहती है तो उसे ऋण पूंजी पर निवेश करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई कंपनी अपनी कंपनी पर अधिक स्वामित्व नियंत्रण नहीं चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे ऋण पूंजी पर निवेश करना चाहिए। और यदि कंपनी निवेश की अनुमति के साथ अधिक मात्रा पूंजी की भी प्राप्ति करना चाहती है तो उसे समता अंशों में निवेश करना चाहिए। यदि क्या है, यदि कंपनी नियंत्रण की अनुमति के साथ साथ अधिक मात्रा पूंजी भी प्राप्त करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, समता अंशों में निवेश करना चाहिए। अगर वो स्वामित्व का नियंत्रण नहीं चाहती है तो वो उसे ऋण पूंजी पर निवेश करना चाहिए। और अगर वो नियंत्रण की अनुमति के साथ साथ मात्रा पूंजी की भी प्राप्ति चाहती है तो उसे समता अंशों पर निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक बाजार की स्थिति। स्टॉक बाजार की स्थिति से अभिप्राय मंदी काल व तेजी काल से। स्टॉक बाजार की स्थिति से अभिप्राय किससे होता है, आपके मंदी काल व तेजी काल से होता है। मंदी काल में अधिक जोखिम के डर से निवेशक प्राय समता अंशों में निवेश करने से बचते हैं। मंदी काल में क्या है,
अधिक जोखिम का डर होता है, इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, क्षमता अंशों में निवेश करने से बहुत बचते हैं। जबकि तेजी काल में निवेशक क्षमता अंशों में अधिक से अधिक निवेश करते हैं ताकि अनुकूल स्थिति का लाभ उठाया जा सके। जब मंदी काल होता है तो क्षमता अंशों पर निवेशक निवेश नहीं करते हैं, उनसे बचते हैं, क्योंकि जोखिम का जो डर होता है वो बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर उसका ही विपरीत होता है तो वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निर्गमन लागतें। निर्गमन लागतें क्या होती है? निर्गमन लागतों से अभिप्राय उन लागतों से होता है जो प्रतिभूतियों को जारी करने में खर्च होती हैं। जो क्या होती हैं? प्रतिभूतियों को जारी करने में खर्च होती हैं। ऋण पूंजी की लागत क्षमता अंश से कम होती है। ऋण पूंजी की जो आपकी लागत होती है वो किनसे कम होती है? वो क्षमता अंशों से कम होती है। इसलिए निर्गमन लागत के परिप्रेक्ष्य में ऋण पूंजी का उपयोग करना बेहतर होता है। इसलिए क्या है, निर्गमन लागत के परिक्षेप में आपको ऋण पूंजी का उपयोग जो है वो करना बेहतर होता है। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय ढांचा। क्या है ये आपका? वित्तीय स्ट्रक्चर। इसका अभिप्राय चिट्ठे के दायित्व पक्ष की रचना से है। इसका अभिप्राय किससे होता है? जो चिट्ठे के दायित्व पक्ष होते हैं उनकी रचना से होता है। अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार की ही पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर ओनली दीर्घकालीन स्रोतों को देखा गया था, दीर्घकालीन स्रोतों से कैसे वित्त प्राप्त करना है वहाँ पे ये बताया गया था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? वित्तीय ढांचा। नेक्स्ट आपका पूंजीकरण। पूंजीकरण क्या होता है? इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से होता है। पूंजीकरण का मतलब होता है कि इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का जो योग होता है उससे होता है। अर्थात यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूंजीकरण। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ऋण पूंजी व अंश पूंजी ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी। नेक्स्ट समानता व असमानता। सबसे पहले देखते हैं समानता। समानता क्या होती है? कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज तथा पूर्व अधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। अतः ये दोनों पूंजी स्रोत स्थायी पूंजी लागत वाले होते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों पूंजी स्रोत क्षमता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। अब इसमें कुछ असमानता। असमानता में क्या है? फर्स्ट, कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना होता है, चाहे उसे लाभ हो अथवा हानि। लेकिन पूर्वाधिकार में क्या होता है? इसकी कुछ समानता और असमानता है, जिसमें आपने पहले समानता पढ़ी। अब ये इसकी असमानता है, जिसमें क्या है? कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज का जो भुगतान करना होता है वो चाहे लाभ हो या हानि हो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पूर्वाधिकार अंश पूंजी है तो वहाँ पे क्या होगा? पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने की स्थिति में ही किया जाता है। पूर्वाधिकार में क्या होता है? अगर आपको लाभ हुआ है तो ही आपको वहाँ भुगतान करने की स्थिति होती है। लेकिन अगर कंपनी ने ऋण पूंजी लिया है तो वहाँ पर उसे भुगतान करना ही होगा, चाहे उसे लाभ हो या फिर हानि हो। दूसरा क्या है? ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कर लाभ प्राप्त होता है। ऋण पूंजी पे क्या है? ब्याज के भुगतान करने पर कर का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। जबकि पूर्वाधिकार में क्या होता है? जबकि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर दी जाने वाली लाभांश से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है। पूर्वाधिकार में क्या होता है? जब अंश पूंजी पर दिए जाने वाला जो लाभांश होता है उसकी जो गणना है वो पहले से ही हो चुकी होती है, इसीलिए इस पर कर का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऋण पूंजी पर आपको कर का लाभ प्राप्त होता है, जबकि पूर्वाधिकार में कर का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऋण पूंजी में आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जबकि पूर्वाधिकार में जब आपके पास में प्रॉफिट होगा तभी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं स्थायी तथा कार्यशील पूंजी। सबसे पहले स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका उपयोग स्थायी संपत्तियों के लिए किया जाता है। स्थायी पूंजी का अभिप्राय क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी होती हैं वो क्या होती है? जिनका स्थायी संपत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि भूमि हो गया, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी आपकी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट होती हैं। तो इनको खरीदने के लिए जिन पूंजी का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थायी पूंजी। अब आपके स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कुछ घटक हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति। एक निर्माणी उपक्रम को
स्थायी संपत्तियों जैसे कि संयंत्र हो गया, मशीनी हो गई, मशीनों आदि की आवश्यकता होती है। एक निर्माणी उपक्रम को जब आप किसी उपक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्थायी संपत्तियों जैसे कि संयंत्र, मशीन, इन सभी आदि की आवश्यकता होती है। जबकि व्यापारिक उपक्रम को स्थायी संपत्तियों जैसे संयंत्रों, मशीनों आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्माणी उपक्रम में स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। जो आपका निर्माणी उपकरण होता है जिसका आप निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि जो दूसरा व्यावहारिक उपक्रम, व्यापारिक उपक्रम जो पहले से ही चल रहा है, वहाँ पे जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय का आकार। बड़े स्तर पर कार्य करने वाले जो संगठन होते हैं, संगठनों को छोटे स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों के मुकाबले अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। कहने का क्या मतलब है, जो आपके बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पे फिक्स एसेट की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो छोटे उपक्रम होते हैं या फिर जो छोटे व्यवसाय होते हैं, संगठन होते हैं, वहाँ पर फिक्स एसेट्स की जो आवश्यकता है वो बहुत कम होती है। मशीनों की आवश्यकता जो है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट आपका आता है तकनीक का विकल्प। पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करने वाले संगठनों को श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करने वाले संगठनों से स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें लेनी पड़ती हैं। देखिए, दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका पूंजी प्रधान तकनीक, जहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो पूंजी प्रधान का प्रयोग करते हैं वहाँ पर उनको श्रम प्रधान तकनीक की आवश्यकता होती है। जबकि जो दूसरे होते हैं तकनीकी जो होते हैं, वहाँ पर क्या है, मशीनों आदि की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका आता है विकास प्रत्याशा। ऐसी संस्थाएं जिनके पास उच्च विकास योजना होती है उन्हें अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जिनके पास में उच्च विकास की योजना होती है उनको अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई मशीनों आदि को क्रय करना पड़ता है। अगर वो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे उन्हें नई नई टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, नई नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है विविधीकरण। यदि कोई कंपनी विविधीकरण प्रक्रिया को अपनाती है तो संयंत्रों व मशीनों के लिए उसे अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई कंपनी विविधीकरण का जो प्रोसेस होता है उसको अपनाएगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों और औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका आता है माध्यमों का चयन। उन संगठनों को जो अपनी वस्तुएं मध्यस्थों यानी कि थोक एवं फुटकर व्यापारियों द्वारा बेचते हैं, स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, फिर प्रोडक्ट्स को लेना है और डायरेक्टली मध्यस्थों और थोक वस्तुओं को, जो फुटकर्स होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको बेचना होता है। तो वहाँ पे जो आपकी मशीनों की आवश्यकता होती है वो बहुत कम पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है सहयोग का स्तर। यदि कुछ व्यवसाय संगठन आपस में मिलकर एक दूसरे के सुविधाओं की साझेदारी करने पर सहमत हो तो स्थायी पूंजी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। वहाँ पे स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है वो कम होगी। कैसे? फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति। किसी व्यवसाय में स्थायी पूंजी की आवश्यक उस व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। आवश्यकता जो है वो उस व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे कि व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, पहला निर्माण व्यवसाय और दूसरा व्यापारिक व्यवसाय। निर्माण व्यवसाय क्या होता है? निर्माण व्यवसाय में अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि जो व्यापारिक व्यवसाय होती है वहाँ पे कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अभी आपने ये ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट आपका आता है क्रियाओं का पैमाना। जिस व्यवसाय में जितना अधिक क्रियाओं का फैलाव होगा उस व्यवसाय में उतना ही अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, जबकि छोटे व्यवसाय में स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है वो कम होती है। थर्ड आता है आपका विविधीकरण। विविधीकरण से क्या अभिप्राय है? विविधीकरण से अभिप्राय एक ऐसे अधिक उत्पाद में व्यापार करना होता है जो संगठन विविधीकरण को अपनाती है उस व्यवसाय में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे यदि एक कंपनी कपड़े के व्यापार के साथ कागज का भी व्यवसाय करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे विभिन्न साधनों के लिए जैसे मशीन, भूमि व भवन, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका पद्धति का चयन। जो कंपनी आधुनिकता व स्वचालित मशीनों के द्वारा उत्पादन का कार्य करती है उन कंपनियों को अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो कंपनी मानवीय श्रम का अधिक उपयोग करती है वहाँ पर क्या है? कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास संभावनाएं। विकास की संभावनाओं से व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे व्यवसाय जिनके पास विकास की संभावना नहीं होती, इनके लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता क्या है?
कम होती है, क्योंकि उन्हें अगर अपने व्यवसाय को विकास ही नहीं करना है तो उनका जो काम है वो भी कम होगा, प्रोडक्ट जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, तो उनको वहाँ पे मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि वे व्यवसाय जिनका विकास की संभावना जो है वो अधिक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, स्थायी पूंजी की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से है जो व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में से विनियोग की जाती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी आपकी वो होती है जिसमें जो कि व्यवसाय की जो अल्पकालीन संपत्तियां होती हैं उसमें विनियोग की जाती है, जैसे कि रोकड़ शेष, प्राप्ति बिल, देनदार और कच्चा माल आदि। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कुछ घटक, इसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? व्यवसाय की प्रकृति पर। कैसे? निर्माणी व्यवसाय में अधिक कच्चे माल व अर्ध कच्चे माल और तैयार माल की आवश्यकता होती है जो निर्माण कर रहा है, इसलिए अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि सेवा क्षेत्र में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो निर्माणी व्यवसाय होता है वहाँ पे क्या है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट आपका आता है कच्चे माल की उपलब्धता। किसी कंपनी में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कंपनी में कच्चे माल की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। यदि किसी कंपनी द्वारा ऐसे कच्चे माल का उपयोग करता है जो पूरे साल आसानी से उपलब्ध हो, तो कंपनी को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि कोई कंपनी ऐसे कच्चे माल का उपयोग करती है जो कि उसे पूरे साल आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या है? कम हो जाएगी। जबकि यदि कंपनी के द्वारा आसानी से ना उपलब्ध होने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका आता है व्यावसायिक चक्र। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यावसायिक चक्र पर भी निर्भर करती है। तेजी काल में मांग के बढ़ने पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। जबकि मंदी काल में बिक्री कम होने पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। तेजी काल होगा तो ज़्यादा और मंदी काल होगा तो कम। नेक्स्ट आपका होता है उत्पादन चक्र, जिसमें क्या है? उत्पादन चक्र से अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लिए गए समय से है। उत्पादन चक्र से अभिप्राय किससे है? कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने में जो लिया गया समय होता है उसे कहते हैं। जिस व्यवसाय का उत्पादन चक्र जितना अधिक होगा, उस व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। जबकि छोटे उत्पादन चक्र वाले व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या है? कम होगी। जितना अधिक समय उतनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा, और जितना कम समय उतना ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम। नेक्स्ट है आपका उधार बिक्री। जो व्यवसाय अधिक उधार बिक्री करती है उसे अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो व्यवसाय क्या है? अधिक उधार बिक्री करती है, उसमें क्या है? उसको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जबकि जो व्यवसाय अधिक नगद बिक्री करती है उन्हें क्या है? कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है मौसमिक घटक। हर व्यवसाय द्वारा अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कुछ व्यवसाय द्वारा पूरे साल मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उन्हें क्या है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तथा जो व्यवसाय कुछ विशेष मौसम में मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।